Welcome, friends, for these gracie sessions of fundamental duties as per Article 51A. Its correlation and its collaboration with the कर्म योग of भगवद गीता. दोस्तों, ये हम अभी जो गणतंत्र हमारा जो स्वतंत्र दिन है, इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त जो आज हमने मनाया है, और कल 16 अगस्त है जिसमें जन्माष्टमी है. तो ये दोनों सेलिब्रेशन करने के एंगल से ये प्रोग्राम हमने रखा है. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए हमको ये देखना है कि हमारी ड्यूटीज क्या है राष्ट्र के प्रति. तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, संविधान ने हमारे, ये क्या है ये हम देखेंगे. और एक स्पिरिचुअल एंगल जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बताई है, तो जन्माष्टमी के निमित्त से हम उनका गीता का एक पार्ट, खाली कर्मयोग जो है, इसका कुछ पार्ट हम देखेंगे. गीता तो बहुत गहन है. मैं कॉलेज के ज़माने से पढ़ता हूँ, रोज़ 15 श्लोक आरती के साथ पढ़ता हूँ. 40-45 दिन में मेरी गीता एक बार पूरी होती है, और ऐसे कंटिन्यू चल रहा है. हर बार नया नया नॉलेज आता है, ऐसा लगता है. तो ये चीज़ें हैं दोस्तों. तो इसलिए वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे एंड कृष्ण जन्माष्टमी by this event, by organizing this event on fundamental rights as per Article 51A and कर्म योग ऑफ भगवद गीता. चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं. ऑलवेज जब भी हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, उसके पहले हाई कोर्ट में करते थे कुछ सालों पहले, तब हम राइट की बात करते हैं. ऑलवेज हमारा क्लाइंट भी राइट की बात करता है, हम भी राइट की बात करते हैं कि मेरे क्लाइंट का दिस राइट इंफ्रिज हुआ है. आर्टिकल 14, 15, 16 इंफ्रिज, आर्टिकल 18 इंफ्रिज हुआ है, आर्टिकल 19 इंफ्रिज हुआ है, आर्टिकल 21 तो इंफ्रिज होता ही होता है. तो इंफ्रिजमेंट जो आप है, द कस्टोडियन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज अ सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32. और हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अनुसार और 227 के अनुसार रिट पिटिशन के अलग पावर है जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है. स्पेसिफिकली 226 फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है हाई कोर्ट में. इसलिए दोनों मार्ग हैं, लेकिन हम कभी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करते हैं. तो मैं बोला चलो आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के निमित्त से हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं. ये फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं आया दोस्तों. ये फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इन्होंने नहीं डाला है. ये बाद में ख्याल में आया कि हमने डालना चाहिए. इसलिए 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है. और ये एक डायरेक्टिव है, इस सरकार इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती. जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वैसा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A का, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. यानी कि एखादा कोई वो फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर केस करेगा, कोर्ट में लेके जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. तो खाली एक गाइडलाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन से हमको फंडामेंटल ड्यूटीज का. चलो अब हम देखते हैं. मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई नए लोग हैं कि जो पहले बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जान रहे हैं या देख रहे हैं, सुना तो काफी बार है, तो उनको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. और जब मैं ये प्रोग्राम ऐप पे डालूंगा एज अ कोर्स बोल के, इसका नॉमिनल फी मैं कुछ रखूंगा, इसका 100-100 रुपया, तब आपको जो मैं स्टडी मटेरियल अभी बता रहा हूँ ये भी मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब मिलेगा. और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी इसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट आपको अवेलेबल रहेगा बाद में. चलो दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. जो नोट्स मैंने निकाले हैं वो नोट्स खाली पहले आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ. गिव मी फ्यू मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. वेयर इज ड्राइव, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव कहाँ गया? हाँ, मिल गया. यस, NPNLC. आज का प्रोग्राम फंडामेंटल ड्यूटीज है. First, I will show you the fundamental duties notes. I will explain fundamental duties.
Then I will show that fundamental duties in the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, और कर्म युग मैं बाद में लेता हूँ, क्योंकि कर्म गहन है, एक बार उसमें गए तो ज्यादा भी देर लग सकता है। आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑल इन विद इन 1 आवर, लेकिन अगर इसको ज्यादा देर भी होता है तो जस्ट बियर विथ मी, मैं एक अच्छा कुछ देना चाहता हूं आपको। यदि ये देखिए दोस्तों, आर्टिकल 51A of the Indian Constitution outlines the fundamental duties of a citizen. Hmm? These duties were added by the 42nd Amendment in 1976 and are meant to promote a sense of responsibility among citizens. इसका उद्देश्य है कि सिटीजन के दिमाग में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैदा करो, उसको कुछ एक ड्यूटीज के बारे में उसको थोड़ा जागरूक करना। Here is a detailed overview of these fundamental duties. तो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड। हमको संविधान को रिस्पेक्ट करना है और हमारे लैंड के जो कानून है उसका भी रिस्पेक्ट करना है। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो अप नोबल आइडियाज। हमारे जो एक नोबल आइडियाज है, ये चेरिश करना, फॉलो करना। सिटीजन्स शुड चेरिश एंड प्रमोट द आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो स्वतंत्र मिलाने के लिए जो लड़ाई लोगों ने लड़ी है, इसके प्रति जो हमारे आइडियल्स है, ये हमने चेरिश करना चाहिए। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भारत का सारो सॉवरेनिटी का मतलब है, सॉवरेनिटी का मतलब है प्रभुत्वता, सॉवरेनिटी सार्वभौमता, सार्वभौमता, यूनिटी एकता एंड इंटीग्रिटी एकात्मता ऑफ इंडिया। दिस ड्यूटी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता का ये महत्व बताती है हमको, सॉवरेनिटी, सार्वभौमता, एंड प्रमोटिंग यूनिटी अमंग डाइवर्स कल्चर। हमारी जो अलग अलग कल्चर डाइवर्स कल्चर है, जैसा कि गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, बिहारी कल्चर है। साउथ इंडिया में जाते हो तो तमिल कल्चर अलग है, हाँ, कन्नड़ कल्चर अलग है, केरला का कल्चर अलग है। तो ये सब कल्चर जो है, इसमें हमको डाइवर्सिटी में भी हमको क्या करना है, यूनिटी लाना है। देन चौथा है टू डिफेंड द कंट्री। एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री। कंट्री को हमको एक सम्मान रखना है, कंट्री के बारे में विरोध में कभी कुछ नहीं बोलना है। जब हम बाहर जाते हैं तो स्पेसिफिकली ख्याल रखना है। देश में रहते हैं तो नेताओं की कुछ गलतियां होती है, ये उनके मुंह पे बताना या उनको मेल से बताना या वीडियो के माध्यम से बताना, या दिस इज डिफरेंट थिंग, ये कर सकता है, ये आपको व्यक्तिगत स्वतंत्र में आता है। बट व्हेन वी आर अब्रॉड दैट टाइम वी शुड नॉट criticize our country's policy. This is our duty to defend the country and render national services when required. जब जरूरत है राष्ट्र को हमारी, तब हमने नेशनल सर्विसेज को अग्रक्रम देना चाहिए। कभी आर्मी में जरूरत है तो उस समय है, कभी पुलिस को जरूरत है इस समय। हमारा ड्यूटी है, हम यूथ लोग जो है, हम यंग लोग जो हैं, जो यंग लॉयर हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप मिलके जाओ ना, पुलिस स्टेशन में जाओ ना, देख के बताओ पुलिस को, अभी गणपति के दिन आ रहे हैं, शारदा उत्सव के दिन आ रहा है, दीपावली का फेस्टिवल हो रहा है, फिर क्रिसमस आएगा, कभी ईद रहता है। ये समय में आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा मनुष्य बल की जरूरत है तो आप हमको बुला सकते हैं। हम रात को 4-5 घंटा ड्यूटी अपने अपने क्षमता के अनुसार बता दो, मैं 4 घंटा दे सकता हूँ, मैं 3 घंटा दे सकता हूँ, 5 घंटा दे सकता हूँ। तो ये हमारा ड्यूटी है, दिस इज द पार्ट ऑफ ड्यूटी टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। बाद में टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एक भाईचारा का जो नाता है, ये प्रमोट हमको करना है, स्पिरिट उसका प्रकट करना है।
अभी तो हम उल्टा देख रहे हैं। अभी तो उल्टा देख रहे हैं, भाईचारा तो छोड़ो, लेकिन एक धर्म भी अलग अलग जाति जाति में झगड़े लग रहे हैं। मराठा में भी कुणबी मराठा, शहानुकुळी मराठा, ऐसे झगड़े लग रहा है। हाँ, ब्राह्मणों में भी अलग अलग झगड़े हैं। व्हाट इज दिस? और रिलीजन में तो है ही है, मुस्लिम हिंदू एक भेद मतभेद है ही है। तो ये सबको हमको खत्म करना है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, citizens should promote harmony and a spirit of brotherhood among all people, transcending religious, linguistic, and regional and sectional डाइवर्सिटीज। इतनी जो डाइवर्सिटीज मैंने बताया है, जो रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, भाषा के ऊपर है, इसमें हमको क्या लाना है? एक हार्मोनी लाना है, स्पिरिट, एक कॉमन ब्रदरहुड का स्पिरिट इनमें तैयार करना है, एक चेतना तैयार करनी है। ये भी हमारा एक नेशनल ड्यूटी है, एज पर आर्टिकल 51A। टू परवर्स द रिच हेरिटेज, टू परजर्व सॉरी टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। Parvus is a different word, but preserve means to cherish. Preserve means to cherish, to maintain the rich heritage. हमारा जो rich heritage है, जैसे किले है, हाँ, जो रिच हेरिटेज के जो ठिकाने रहे, यूनेस्को जो डिक्लेयर करती वो है। यूनेस्को ने डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन वो भी काफी हेरिटेज है। वहां पे जाके कुछ गंदा गंदा लिखना वगैरह वगैरह वगैरह, इसके कारण प्रिजर्वेशन नहीं होता है। प्रिजर्वेशन करने के लिए स्वच्छता अच्छी रहनी चाहिए, हेरिटेज के प्लेसेस की। हमारे हमारा कल्चर लोगों को दिखना चाहिए, क्लीननेस अच्छा चाहिए। तो देयर इज अ ड्यूटी टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन, विच इंक्लूड्स इस डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल लेगेसी। फिर उस समय ये देखना नहीं है कि ये मुगल बादशाह ने बांधा, तो इसका मतलब है ताजमहल को तोड़ ताड़ डालो। ये तो मुस्लिम राजा ने बांधा है, इसको तोड़ ताड़ डालो, और फिर हिंदू के स्ट्रक्चर खड़े रहो, ऐसा नहीं है। जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, वो किसी भी राजा ने बनने दो, लेकिन वो नेशनल हेरिटेज है, उसका हमको प्रिजर्वेशन करना है। एक किलो का प्रिजर्वेशन करना है, राजमहल के प्रिजर्वेशन करना है। जैसे राजस्थान में काफी प्रिजर्वेशन अच्छा हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में हम थोड़ा सा साउथ इंडिया में देखते हैं कुछ कुछ जगह पे प्रिजर्वेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में किलो का प्रिजर्वेशन उतने सही ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम करते हैं तो वो किला वापस उसी स्ट्रक्चर में लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पुणे में लाल महल का जो है, लाल महल का पुनर्निर्माण करके जैसा उस समय का लाल महल था ऐसा बनाया है। ऐसा शनिवार वाड़ा भी हम बना सकते हैं। हाँ, उसे वो बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हेरिटेज का जो हमारा जो मिनिस्ट्री है उसका परमिशन है, ये वो सब झंझट है, लेकिन हो गया। तो हमारा जो राजगढ़ है, हमारा जो रायगढ़ है, हमारे जो शिवाजी महाराज के जो कितने किले हैं, ये ओरिजिनल अगर रूप में वापस आ जाएंगे, और वहां पे आजू बाजू में पर्यटन शुरू हो जाएगा, एक रिच हेरिटेज कल्चर हो जाएगा, क्या रिचनेस बढ़ेगा हमारा देश का ना। मैं एक उदाहरण खाली महाराष्ट्र का दिया, ऐसा रिच हेरिटेज का कल्चर हर जगह में है। गोवा का कितना अच्छा कल्चर है, मल्टी डाइवर्सन। मुझे गोवा में जाने के बाद जैसा लगता है वैसा ही दीघा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे जब मैं दीघा गया ना, तो मुझे लगा मैं गोवा में ही हूँ। इतना अच्छा मेंटेन किया वो लोगों ने। तो बोलने का तात्पर्य है कि वी शुड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज। Then seven, to protect and improve the national environment। जो पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नैसर्गिक एनवायरनमेंट है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वनस्पति का वृद्धि करना, इन्हें बढ़ाना। वी शुड इंक्रीज आवर प्लांटेशन डे बाय डे। इसलिए हमारे बर्थडे के दिन, हमारे बच्चों के बर्थडे के दिन, या हमारे मैरिज एनिवर्सरी को अगर हम एक भी पेड़ लगाते हैं, तो साल भर में आपके 5 तो पेड़ लगाने हो जाएंगे आराम से। अगर आपके माता पिता भाई बहन सब आपके साथ है तो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन खाली माता पिता बच्चे अपने इतना ही समझते हैं तो भी 5 तो हो जाएंगे मिनिमम। तो कितना अच्छा एनवायरनमेंट का एक इम्प्रूवमेंट होगा।
इन्वायरमेंट बोले तो खाली वनस्पति ऐसा नहीं है, वैरायटी ऑफ जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स भी इन्वायरमेंट का ये है। चिड़िया कम होती जा रही है। हम्म? हमारे यहाँ पे एक चिमनी नाम का एक महाराष्ट्र में प्रकार है। तो वो जो चिमनी है, अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन दिल्ली में भी दिखती है, उसको दिल्ली में चिड़िया बोलते हैं। वो चिड़िया जो है ना, एक स्पेसिफिक टाइप की चिड़िया थी, अभी वो अदृश्य ही हो गई, बहुत कम हो गई। दिस इज नॉट अ गुड साइन of the protection of environment. Citizens are expected to protect and improve the natural environment, including forest, lakes. फॉरेस्ट मेंटेन करो, लेक्स मेंटेन करो, रिवर्स मेंटेन करो, कचरा मत डालो रिवर्स में, किसी को डालने में मत दो। मछली को कुछ खिलाते हैं तो मछली को खिलाते समय प्लास्टिक मत फेंको उसमें, खाली मछली का खाना ही फेंको उसमें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उसके प्रति वी शुड हैव द कंपैशन। नेक्स्ट 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। वी शुड नॉट incline towards the that is called we should not incline, we should always be in scientific position, huh? We should focus on scientific, not only a traditional which don't have any scientific base. अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं चाहिए। अंधश्रद्धा और श्रद्धा में क्या फर्क है? आई विल टेल यू वन लाइन, इन वन लाइन। अगर आपको किसी ने बताया कि हनुमान जी को 11 चक्कर लगाओ, ऐसा महीना भर करो, आपका भला हो जाएगा, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन किसी ने अगर आपको ऐसा बोला कि रोज 12 घंटा काम करो और सुबह और शाम को हनुमान जी को 11-11 चक्कर लगाओ, आपका भला होगा, तो इसमें श्रद्धा भी है। क्योंकि कर्म से ही आदमी श्रेष्ठ बनता है। खाली जाप माला करके 16-16 माला का जाप करके कभी भी वृद्धि नहीं होगी। आत्म शांति मिलेगी, लेकिन आत्म शांति तभी मिलती है जब हम कर्म अच्छा करते हैं। अगर हम दिल एज ए लॉयर, अगर हम 3-4 घंटा रोज पढ़ते हैं, केस का दिल से स्टडी करते हैं, आर्गुमेंट के पॉइंट निकालते हैं, परफेक्ट रहते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आर्गुमेंट करते हैं, तो हमको अपने आप ही तल्लीनता आती है, हमारा माइंड शांत होता है। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी को 11 चक्कर महीना भर लगाओ नहीं, जिंदगी भर लगाओ, कभी भी भला नहीं होगा। भला तभी होगा जैसा हनुमान जी का कर्तृत्व था वैसा कर्तृत्व आप करेंगे। 12 घंटा तो मिनिमम काम करना ही चाहिए। मैं ऑर्डिनरी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्डिनरी लोग 8 घंटा काम ठीक है, लेकिन राष्ट्र का कल्याण करना है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना ही होगा। और मेरे प्रोग्राम को अभी जो लोग आए हुए हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। 15 अगस्त के दिन, छुट्टी के दिन, शाम को फैमिली के साथ घूमने का टाइम होते हुए भी मैंने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी लोग नहीं चाहिए थे, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ही चाहिए थे। ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले के भी प्रधानमंत्री हैं, 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। इतना डिवोशन देना पड़ता है तब राष्ट्र हम चला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, साइंटिफिक टेम्पर, अंधश्रद्धा मत मानिए। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में एक दूर से एक बारीक रेखा रहती है, वो समझ में आनी चाहिए। ये बुआ के पीछे मत लगाओ। ये मैं मुझे आश्चर्य लगता है, इधर जाता है तो ये बोलता है 5 माला का जाप करो, ये बोलता है तो 16 माला का जाप करो, ये बोलता है 32 माला का जाप करो। व्हाट इज दिस? कर्म करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं कुछ लोग? हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जो कर्म के ऊपर फोकस भी करते हैं। इसलिए हम कर्म योग के ऊपर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि कर्म योग हम अच्छा करेंगे ना दोस्तों, तभी ही हम हमारे राष्ट्र को पुराने जमाने का राष्ट्र बना सकते हैं, जैसे मेरे गुरु आचार्य चाणक्य के जमाने में था। मैं कर्म योग के पे जाऊंगा ना, तो फिर एक अलग ढंग से आपको समझाऊंगा दोस्तों ये चीजें। खाली याद रखना कि हमको साइंटिफिक फोकस चाहिए, हमको अंधश्रद्धा का फोकस नहीं चाहिए।
अंधश्रद्धा श्रद्धा में फर्क आना चाहिए। भगवान सबके ऊपर कृपा करता है, भगवान किसी को भी निराश नहीं करता है। भगवत गीता में बहुत अच्छा बताया है। भगवान किसी का अच्छा भी नहीं करता है, भगवान किसी का बुरा भी नहीं करता है। भगवान खुद बताता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में, मैं किसी का अच्छा नहीं करना, मैं किसी का बुरा नहीं करता। आदमी खुद ही अपना अच्छा, खुद ही अपना बुरा करता है। इसलिए रास्ते से चलते समय कहा था, मंदिर दिखा, आपने दर्शन किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं, आप समाज के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण का सोचते हैं, कल्याण के प्रति एक्शन करते हैं, कंपैशन आप में है, दया भाव आप में है, तो आप किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपके अंतःकरण में ही है, अंदर ही है, अगर ये भाव है तो। लेकिन गुस्से वाले हैं, लोगों को कम तकलीफ देते हैं और लोगों को छल करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं तो भी वो पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, develop the scientific temper. This duty involves promoting the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ये हमको डेवलप करना है दोस्तों। देन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कुछ हुआ कि इमीडिएट बस को जला डालो, ये करो वो करो, ये जो चलता है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी विध्वंस जो चलता है ना, डिस्ट्रॉइंग ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इज ऑफेंस। वी शुड सेफगार्ड इट। We have to safeguard our public property. Citizens should safeguard public property and act in a manner that doesn't endanger or destroy it. और 10वां जो है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। एक्सेलेंस की तरफ आपका झुकाव चाहिए। स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स वर्क हार्ड टूवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की तरफ। आप कितने टैलेंटेड है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रयत्न, आपका कोशिश, परसीव कितना करता है। यू शुड परसिवेट योर टास्क, यू शुड एंडेवर कंटिन्यूसली, दैट टाइम एक्सेलेंसी ऑटोमेटिकली विल कम इन यू। एक्सेलेंट करो। हमने कभी पैसे के पीछे नहीं देखा वकालत करते समय। आज तो ठीक है, 36 ईयर्स हो गए, 16-17 जूनियर हैं, 8-6 वो आ रहे हैं, पूरे भारत के मैटर आते हैं, बहुत अच्छा काम चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम नए थे ना, तब भी नहीं किया। 36 साल पहले हमने खाली काम किया। हम लोग की हम शुरू में तो बहुत यंग थे, तो हमको लोग खड़े भी नहीं करते थे। तो हम बोलते थे ऐसे ऐसे हम वकील हैं, आपका कुछ भी तकलीफ है तो हमको बताओ, हम आपका तकलीफ सॉल्व करेंगे। फिर वो बोलते ये नोटिस देगा तो कितना पैसा लेगा, ये कित देगा तो कितना पैसा लेगा। ये लोगों को पैसे के ऊपर बहुत ही फोकस करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई साहब एक काम करो ना, आप मुझे काम दे दो, मैं काम करता हूँ, फिर बाद में डिसाइड करो पैसा कितना देना है। क्योंकि मैं नया था, मुझे खुद को ही मालूम नहीं था इसका नोटिस का कितना पैसा लेना, प्लेंट फाइल करना का कितना लेना, कंप्लेंट फाइल कितना का करना, या फाइल लिख के देने का कितना करना, कुछ खुद को मालूम नहीं था। लेकिन मुझे काम चाहिए था। मैंने किसी को काम नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगता हूँ किसी, कभी नहीं, नो सॉलिसिटेशन। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, जो मिला उसको काट देता। अरे आपको कभी भी जरूरत है, कभी भी आपको जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपके सुरक्षा के लिए बैठे हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। बस एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी शुड बी इन आवर प्रोफेशन। आप चार्टर अकाउंट है, एक्सलेंट काम करो। आप लॉयर है, एक्सलेंट काम करो। आप डॉक्टर है, एक्सलेंट काम करो। यू विल गेट सेटिस्फैक्शन। These duties, while not legally enforceable, these are not legally enforceable, serve as a moral obligation for citizens and are intended to foster a sense of civil responsibility and promote the unity and integrity of nation. ये मैंने थोड़ा नोट्स निकाल के रखे थे, ये आपको बताएं। नाउ आई विल शो यू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ये हमारी गीता है दोस्तों, ये हमारा बाइबल है, ये हमारा कुरान है। अगर बाइबल कुरान गीता आपके घर में है तो आपके घर में कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए दोस्तों। और मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन दिया है, जो 1 मई 2024 को ये पब्लिश हुआ है।
ये मैंने स्टडी मटेरियल में दिया है, आप ऐप पे जब जाएंगे तब आपको ये मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको है। ये ऐप पे जाने के लिए 7-8 दिन लगेगी, जैसे ऐप पे जाएगा ना हम आपको नोटिफाई कर देंगे, वो जो ग्रुप से आपको लिंक मिला वो ग्रुप पे डाल देंगे। सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में 300 कितने सेक्शन से बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे सेक्शन है, 365 या 95 कुछ है। ये देखिए, आई विल शो यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए 395, 65, 95, ठीक है, 395, 395 वाला रिपील हो गया। और शेड्यूल्स है, कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, और अपेंडिक्स है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर चीज बताता है, और इसको 100 से बार ज्यादा बार अमेंडमेंट हुआ है, इतना जिंदा दिल है। ये जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन, मरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हमारा लोकतंत्र मजबूत रहा। पाकिस्तान और हम आजाद साथ में ही हुए, फिर पाकिस्तान मजबूत क्यों नहीं हुआ? हम ही मजबूत क्यों हुए? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा जैसे अलग अलग लोगों ने की है, जैसा अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का समिति ने जैसा इसका निर्माण किया है, उस समय के पॉलिटिशियन इनको सपोर्ट किया है, वैसा आजादी के बाद भी एक बुरा वक्त आया था दोस्तों हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन खलास करने का, हुकुमशाही लाने का। और उसको फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जन्म दिया केशवानंद भारती केस में हमारे गुरु नानी पालकीवाला ने। आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने गुरु बताया आचार्य चाणक्य, अभी बोल रहे थे नानी पालकीवाला। दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, मेरे 3 गुरु हैं। एक है आचार्य चाणक्य, दूसरे है रामदास स्वामी, और तीसरे है नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला मेरे लॉ में गुरु है, आचार्य चाणक्य मेरे पॉलिटिकल गुरु है। पॉलिटिक्स, राष्ट्रभक्ति मैं आचार्य चाणक्य से सीखता हूं। और वैसे ही पॉलिटिक्स एंड राष्ट्रभक्ति, आचार्य चाणक्य तो 2500 साल पुराने हैं, लेकिन अभी अभी के छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे, बाद में संभाजी को भी जिन्होंने मार्गदर्शन किया, छत्रपति संभाजी महाराज को और छत्रपति शिवाजी महाराज को, ऐसे रामदास स्वामी भी मेरे गुरु हैं, जिनके दासबोध ग्रंथ से बहुत अच्छे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और व्यवस्थापन के प्रिंसिपल और पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए मेरी ये गुरु है। मेरा भाई बता रहा था कि नानी पालकीवाला ने केशवानंद भारती केस में इस ढंग से आर्ग्यू किया, इस ढंग से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकाला। उसके बाद गवर्नमेंट ने, उस समय के गवर्नमेंट ने इसको खारिज करने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया। रिव्यू पिटीशन ओपन हियरिंग के लिए आया, जो आता नहीं जनरली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो आया। उस समय भी नानी पालकीवाला ने इसको आर्ग्यू करके उसको डिसमिस करवाया। बाद में गवर्नमेंट ने इसको और चैलेंज करके इसको क्यूरेटिव पिटीशन में भी लाया, लेकिन नानी पालकीवाला ने क्यूरेटिव पिटीशन में भी आर्ग्यू करके उसका आंसर किया। इसलिए आज पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कैन नॉट ब्रेक इस बेसिक स्ट्रक्चर है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सर्वधर्म समभाव है, ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे जो है ना, बराबर है, इसको हम भंग नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा योगदान नानी पालकीवाला है दोस्तों। इसलिए मैं नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के जल्दी की जल्दी 2 लाख लाइफ मेंबर करने का मैंने संकल्प लिया है। जिस दिन 2 लाख लाइफ मेंबर बन जाएंगे नानी पालकीवाला के, उस दिन हम सब मिलके सरकार को एक निवेदन देंगे, और हम नानी पालकीवाला नेशनल लॉ नानी पालकीवाला हमारे गुरु को हम राष्ट्रीय स्तर पे भारत रत्न, मरणोत्तर भारत रत्न, अभी वो तो जिंदा नहीं है अपने ये शरीर में, उनके शरीर से यहाँ पे तो नहीं है, ध्यान में हमको मिलते हैं वो बात अलग है, लेकिन शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनको मरणोत्तर भारत रत्न देने का हमारा संकल्प है। इसलिए दोस्तों, आप नानी पालकीवाला के जो अलग अलग ग्रुप में मेंबर हैं, तो आप खाली जब भी आपको नानी पालकीवाला का हमारा लाइफ मेंबर का कोई प्रमोशन आता है तो जरूर उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम 10 साल का मेंबरशिप खाली 500 रुपए में दे रहे हैं। उसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी बहुत है, हमारे बड़े बड़े कोर्सेज का 50% डिस्काउंट मिलते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम का आपको प्रायोरिटी मिलता है,
और जैसे 100-200 रुपए के जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ऐसा बहुत सारा है। हमारी जो ट्रिप्स वगैरह निकलते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के, उसमें आपको लाइफ मेंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ऐसे कई बेनिफिट है। तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमने देखे 395 सेक्शन आर्टिकल्स है। इसको सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल्स बोलते हैं। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स बताता हूं। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया है। पार्ट 3 जो है वो पूरा फंडामेंटल राइट्स का है। पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। ये कभी हम देखेंगे जरूर दोस्तों। समान नागरिक कायदा चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया है दोस्तों। इसके ऊपर हम कभी, हम 26 जनवरी को प्रोग्राम लेंगे ना एक, तो ऐसे ही लेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर देंगे। ये देखिए 51 जो सेक्शन था वो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था। और हमने 51A में फंडामेंटल राइट्स लाया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लाया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये 1976 में आया है, 42nd अमेंडमेंट से। पार्ट 5 में यूनियन, यूनियन कैसा रहेगा, यूनियन में फिर चैप्टर दिया है एग्जीक्यूटिव कैसे रहेगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसा होगा, उनकी पोजीशन क्या, उनका टर्म क्या होगा, ये सब कुछ दिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसा काम कराएंगे करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, हाँ, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस कंडक्ट कैसा कंडक्ट करते हैं। चैप्टर 2 में पार्लियामेंट कैसा है, जनरल प्रोविजन पार्लियामेंट के हैं, देन ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। रोज आप एक पेज रोज पढ़ते चलिए, या रोज 5 आर्टिकल 5 आर्टिकल 5 आर्टिकल ऐसे पढ़ते चलिए, तो अपने आप ही ये हमारा पढ़ के भी होता है, ये होता है। हम एकदम लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं, फिर बोर होता है, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना कभी, याद रखना। हाँ। कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हैं, ये लोकसभा राज्यसभा का, पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, ये डीपली करना। अगर पॉलिटिक्स में जाना है ना किसी को, इसका स्टडी बहुत अच्छा करना है आपको। से एक आर्टिकल के साथ बात करेंगे, कभी भी आर्टिकल के साथ, सेक्शन के साथ, जब आप लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में आप बात करते हैं, तो एक अलग बोल के एक झलक अलग आता है दोस्तों। प्रोसीजर जनरली चैप्टर 3 में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर 4 में है द यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं यूनियन जुडिशरी में। देन चैप्टर 5 जो है वो कॉम्प्ट्रेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब जो चलते हैं, ये ऑडिटर, ये स्वायत्त बॉडी है दोस्तों। जैसे हम, हमारा इलेक्शन कमीशन रहता है, जुडिशरी रहती है, ऐसे कॉम्प्ट्रेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी एक स्वायत्त बॉडी है। द स्टेट्स चैप्टर 1 जनरल, एक पार्ट जो 6 है वो स्टेट, राज्य की, राज्य का एक संगठन कैसा है, यानी कि राज्य का निर्माण कैसा होगा, तो चैप्टर 1 में जनरल दिया है। चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव द गवर्नर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसा अटॉर्नी जनरल था केंद्र में वैसा स्टेट में एडवोकेट जनरल रहते हैं। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, देन चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर जनरल, देन ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये विधानसभा विधान परिषद की बात कर रहा हूं मैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कंडक्ट कैसा होता है, ओथ कैसा होता है, क्या देता है, कौन देता है, इनके टर्म क्या रहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप कैसा होता है, पावर प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स हैं, प्रोसीजर जनरल्स हैं। चैप्टर 5 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट दिया है, गवर्नर का दिया है। गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर क्या है, गवर्नर ने भी पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं, सभी गवर्नर ने, ऐसा मत करो। गवर्नर बना है, राष्ट्रपति बना है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मालूम ही चाहिए आपको। आप नेता भी बनते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन मालूम चाहिए आपको।
और वो वकील है तो वकील को चाहिए स्पेसिफिकली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। 5 कानून बहुत जरूरी रहते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सीआरपीसी, जो बीएनएसएस हो गया अभी, बीएसए, देन बीएनएस, देन सीपीसी, एंड देन लिमिटेशन एक्ट। टोटल 6 हो गए। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ के बाकी के लोगों को 5 ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस वाले को ये 6। ये 6 कानून जितने बार पढ़ते रहेंगे उतने बार उस पर मास्टरी आती रहेंगी, और उतना आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। एक एक्सेलेंसी जिसको हम बोलते हैं ना, जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया आर्टिकल 51A के, तो एक्सेलेंसी हम ला सकते हैं हमारे प्रोफेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे बिहेवियर में। चैप्टर 4 जो है दोस्तों, वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर बारे में था। चैप्टर 5 है द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। हाई कोर्ट का जो स्टेट में कैसा है, इसलिए तो याद रखना, हाई कोर्ट के जजेस को निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का पावर केंद्र सरकार को नहीं है। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जजेस, ये कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इसलिए इनको निकालने का तरीका खाली लोकतंत्र से दिया है। और वो जब आप टू थर्ड मेजोरिटी से जब लोकसभा राज्यसभा में आप इसका बिल पास करते हैं, इसका ठराव पास करते हैं, तभी उनका इवेक्शन, अभी तक 1-2 बार हुआ है ठराव, लेकिन वो पास नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक कोई भी जज को हमने आजादी के बाद कभी इवेक्ट नहीं कर पाया, इतना स्वातंत्र इनको है। तो भी कुछ कुछ जुडिशरी के लोग क्यों सरकार के नीचे दबते हैं, ये मुझे पता नहीं चलता है। इसका कारण एक ही हो सकता है कि इनको उनके टर्म कंप्लीट होने के बाद किधर गवर्नर का लालच दिया जाता है, किधर एमपी बनाने का लालच दिया जाता है, किधर किसी पोस्ट का लालच दिया जाता है, शायद इसलिए कारण थोड़ा सा गड़बड़ करते होंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अगर चेंज आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को कोई भी पब्लिक पोजीशन आप नहीं ले सकते फ्यूचर में, ऐसा अगर कानून ही आ जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है ना, तो फिर उनको है, और उनको सम्मान, उनको, मैं तो बोलता हूं जितना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जज को पगार पद पे रहते समय है, उससे ज्यादा पगार आप पद के बाद दीजिए, लेकिन उनको किसी भी एक्टिविटी में सम्मिलित होने का अधिकार मत दीजिए। तो फिर वो गड़बड़ नहीं करेंगे कि कोई उनको लालच नहीं दे पाएगा, तो शायद जुडिशरी हमारा और मजबूत हो जाएगा। दिस इज माई जस्ट एक ओपिनियन। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन मांगते रहते हैं, जब सरकार के लोग आते तब उनके सामने भी मांगते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी। बाद में देखिए चैप्टर पार्ट 3 जो है यूनियन टेरिटरीज है। पार्ट 8 का यूनियन टेरिटरीज हो गया, पार्ट 7 ओमिटेड हो गया, पार्ट 9 जो है पंचायत है। पंचायत में काफी बाद में बदल हुए हैं, देखो पंचायत में काफी बदल हुए हैं। इसी पंचायत 243, 243A, 243B, 243C, ऐसे करते करते बहुत सारे पंचायत हैं। पंचायत के बाद म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये सब 243 में ही आता है। पंचायत आर्टिकल 243A से लेके 243O तक है। और म्यूनिसिपैलिटी का संरचना जो है, जिसको हम बोलते हैं डिजाइन, वो है 243P से लेके 243 ZG के। बाद में पार्ट 9B आता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 243ZH से लेके 243ZT से लेके। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़नी चाहिए। देन रीड द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। समझ में आई मेरी बात? बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अच्छा लॉयर बनना, अच्छा व्यक्ति बनना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। खाली हमको रोज का समय कुछ ना कुछ उसके एक्सेलेंसी में देना चाहिए। पार्ट 10 है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में बताया है 244 में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर 244A, फिर आगे ये है। एंड फिर पार्ट 9 जो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, इसके बारे में बताया है। फिर पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इसके बारे में दिया है। ये 300A देखिए,
ये बाद में आया है। जब फंडामेंटल राइट में था पहला, राइट, प्रॉपर्टी राइट फंडामेंटल राइट में था, लेकिन बाद में वो फंडामेंटल राइट से निकाल के इधर लीगल राइट में लाया, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, इसलिए आर्टिकल 300A है मेरा। बीच में प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जो मैंने अभी हमारे कोर्स के मैटर में डाला है। उसमें आपको अलग अलग 40 अलग अलग कानून और प्रॉपर्टी लॉ का सभी एंगल्स है, यानी कि रेरा एंगल है, आपका सक्सेशन एंगल है, आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, सबके एंगल से वो प्रॉपर्टी लॉज ऑल एंगल से हमने कवर किए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सब सब कुछ कवर किया है इसमें। प्रॉपर्टी लॉ उसके बाहर है ही नहीं कोई हमारे देश का, इतना परफेक्ट हमने कवर किया है। और वो ऐसा ही हिंदी इंग्लिश में कवर किया है, और उसके स्टडी मटेरियल के साथ हम ऐप पे ला रहे हैं। जैसे ऐप पे अपलोड हो जाएगा वो पूरा, तब हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो याद रखना, प्रॉपर्टी के बारे में कभी भी बात करेंगे ना कोर्ट में, तो स्टार्ट विद दिस, एज पर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन not to be deprived of the property save by authority of law। यहां से शुरुआत करेंगे, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कोई सेक्शन बताते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं, तो एक आपका वजन कोर्ट में अलग पड़ता है। पार्ट 8, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात किया है, कितना वैरायटी से बात किया है। पार्ट 14 है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। तो यूनियन स्टेट के अंदर जो सर्विसेज हैं, जैसे यूपीएससी से या स्टेट एमपीएससी या आरपीएससी है राजस्थान का, जैसा जीपीएससी है गुजरात का, इसके थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं उनके सर्विसेज के बारे में पूरा चैप्टर 14 में दिया है। मैं सेंट्रल सर्विसेज से स्टेट सर्विसेज के सर्विसेज लॉ के ऊपर मैं सेपरेट एक अलग प्रोग्राम लेने वाला हूँ। वो ज्यादा लंबा रहेगा, एक 2-4 दिन में ऐसा रहेगा, 2-2 3-3 घंटा रोज ऐसा 2-4 दिन में कोर्स लूंगा मैं। तो उसमें आपको पूरा सेंट्रल सर्विस के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर्विस मैटर्स के करते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कॉर्पोरेट का करते हैं, सभी मोस्टली आरबी के मैटर्स के करते हैं, जिसमें दिमाग ज्यादा चलाना लगता है ना, जहाँ पे दिमाग ज्यादा चलाना होता है, ऐसी प्रैक्टिस हमको बहुत पसंद आती है, क्योंकि वहां पे हमको मेंटल एक्सरसाइज होता है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ये पार्ट 14 है, इसमें सब दिया है। देख चैप्टर 2 में, इसमें देखो पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन कैसा फॉर्म हुआ है ये। देन चैप्टर पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स दिया है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में थोड़ी ये है। पार्ट 15 में आपको इलेक्शंस दिया है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये सब है। हिंदी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा एज सच हमारी कोई भी नहीं है, लेकिन हिंदी मराठी ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। ऐसे इंग्लिश भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश डोंट एनी वो इंग्लिश, इंग्लिश का तिरस्कार मत करो, लेकिन जितनी इंग्लिश को अपनाओ जरूर, लेकिन ये अपनाते समय हिंदी का तिरस्कार मत करो। किसी को हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आता है ना, तो उसमें थोड़ा मुझे कभी कभी न्यूनगंड दिखता है। ये न्यूनगंड मत दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ चलो। गुजराती आदमी गुजराती बोलते बोलते कॉन्फिडेंस में रहता है, तमिल आदमी तमिल में कॉन्फिडेंस रहता है, तो फिर हम हिंदी बोलने वाले कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रहते हैं? मराठी मराठी लोग मराठी बोलते समय कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रहता है? क्यों इन्फीरियर लगता है हमारी मातृभाषा में हमको बात करना? माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है ये चीज का, कि आजादी के इतने साल 79 ईयर्स के बाद भी आज इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए वो लॉयर हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आर्ग्यू करते आना चाहिए, हाईकोर्ट पे आना चाहिए।
कारण क्या देते हैं कि साउथ इंडियन जजेस रहते हैं, इधर के जजेस उधर जजेस है, जजेस ज्यादा है या लोक संख्या ज्यादा है? Those judges who don't want to learn Hindi, don't send them to Supreme Court then. No need. क्यों? अपना तमिल आदमी जब आर्मी में जाता है तब उसको हिंदी आने लगती है। मेरे पास एक्स सर्विसमैन के केसेस हैं, उत्कृष्ट हिंदी बोलते हो, बहुत सही ढंग से हिंदी बोलते हैं तमिल रहने के बाद भी। फिर जजेस क्यों नहीं बोल सकते? सीखना चाहिए ना। मोदी जी ने बाद में इंग्लिश सीखा है, वैसे जजेस भी हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 79 ईयर्स होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही कुछ लोगों की प्रैक्टिस है, अच्छे लॉयर होने के बावजूद भी है, क्योंकि दे कैन नॉट आर्ग्यू इन इंग्लिश इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इट शुड नॉट हैपन फ्रेंड्स। इसलिए हम नानी पालिके वाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से एक मूवमेंट अलग लाएंगे। हमारा एक अलग ग्रुप है दोस्तों, जिसमें नानी पालिके वाला नेशनल लॉ क्लब, हमारा पॉलिटिकल एक ग्रुप अलग है, उसमें हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। और एक हमारा पीआईएल का ग्रुप है, हम पीआईएल भी इसके ऊपर फाइल करेंगे और मोमेंटम देंगे इस चीज को। मैं इंग्लिश निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे जागतिक लेवल पे हमको काम करना है तो इंग्लिश चाहिए। लेकिन हम इंग्लिश के कारण हमारे मातृभाषा को जो इंफीरियर करार दे रहे हैं ना, ये हमको मंजूर नहीं है दोस्तों। हम साउथ कोरिया गए थे गए साल घूमने के लिए, मैं और मेरे वाइफ। साउथ कोरिया में हम पूरे, हम कभी भी विदेश जाते तो अकेले ही जाते हैं, ऐसा में कि ट्रैवल टूर्स में वगैरह नहीं जाता है। तो हम ऐसे लोकल से प्रवास करते हैं, करते हो करते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे, आश्चर्य लगेगा आपको कि मेट्रो में इधर उधर जो तरुण तरुणी दिखती थी, सब अप टू डेट, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसा एकदम ऐसा लगता कि इनके साथ इंग्लिश में बात करें। लेकिन एक को भी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक से बातें नहीं कर सकते। उनके हाथों में किताबें हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनका रिसर्च कितना पावरफुल है। आज नंबर 2 का कंट्री है वो रिसर्च में, है पूरी दुनिया में। कितने पावरफुल कंट्री बन गए, हमारे भारत से तो कई गुना आगे है साउथ कोरिया। मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ कोरिया की कर रहा हूं। और मुझे जब वो किताबें उनके हाथ में उनके कोरियन लैंग्वेज में दिखी, मोबाइल भी कोरियन लैंग्वेज में, मैसेजिंग भी कोरियन लैंग्वेज में करते हैं ना, मैं बोला मेरे देश में ऐसा कब होगा। माफ करना दोस्तों, मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मातृभाषा को अगर कोई गिरा के इंग्लिश को ऊपर लाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हूं। क्या फर्क पड़ता है? अभी कुछ कुछ हाई कोर्ट ने हिंदी में चालू हिंदी आर्गुमेंट करते हैं, अच्छा होता है वहां पे आर्गुमेंट्स। जिसको जो कंफर्टेबल है, इंग्लिश कंफर्टेबल इंग्लिश में करो, हिंदी कंफर्टेबल हिंदी में करो। हमारे जजेस दे शुड बी वेल वर्स्ड विथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगर स्टेट में काम करते हैं तो स्टेट की लैंग्वेज और इंग्लिश, जब महाराष्ट्र में काम करते हैं जजेस तो उनका मराठी और इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए। सामने वाला इंग्लिश में बात करे तो भी इन्होंने सुनना चाहिए, और हिंदी में बात मराठी में बात करे तो भी चलना चाहिए। ये बदलाव लाना जरूरी है दोस्तों, कई बदलाव हमको लाने हैं दोस्तों, हम एक एक करके जरूर उसके ऊपर फोकस करेंगे। नानी पालिके वाला हमारा लॉ क्लब उसके लिए बना है, खाली लीगल लैंग्वेज एक्सचेंज करने के लिए नहीं बना है। हमको कुछ एक अलग ये भी लेना है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 में देखो, इमरजेंसी प्रोविजन बताई है, और मिसलेनियस जो है ये पार्ट 19 है। पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 368 जो सेक्शन आर्टिकल है, इसके कारण पार्लियामेंट हैव द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर which have taken the birth from that case, केशवानंद भारती केस। मेरे एक सेपरेट एक अलग अलग वीडियो है एओआर के एग्जामिनेशन के लिए, और मेरे बीच में हमने नानी पालिके वाला का जयंती सेलिब्रेट किया था, तो उसके पहले मैंने 8 दिन तप बोल के रोज 8 दिन में वेबिनार ले रहा था नानी पालिके वाला के आर्ग्यू किए हुए जजमेंट के ऊपर। उनकी पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी दोस्तों आपको। शायद आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक दैट ऑल लेक्चर्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही इंग्लिश होंगे शायद, लेकिन अभी अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी ऐसे मिक्स ही देने का कोशिश करता हूँ, ताकि ऑल विल गेट कंफर्टेबल पोजिशंस टू लिसन ऑल दिस थिंग्स।
तो ये अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें 368 आर्टिकल में दिया है। और पार्ट जो आगे 21वां है वो टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है। जैसे ये टेम्पररी प्रोविजन 370 सेक्शन जो है, टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, अब ये हटा दिया है ना, तो ये सब इसमें है, ये टेम्पररी प्रोविजन है। इसको हटाने के लिए भी इतने साल क्यों लगे समझ में नहीं आया मेरा, पॉलिटिकल है, एजेंडा है। और पार्ट जो आगे है 22वां, वो शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स। और शेड्यूल जो है, ए शेड्यूल 1, 2, 3, कभी हम शेड्यूल के ऊपर सेपरेट प्रोग्राम लेंगे। ये शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी प्रोग्राम हमें, ये प्रियम्बल है। चलो हम अभी 51A में जाते हैं, क्योंकि हमारा आज का प्रोग्राम 51 है। जस्ट आई वॉन्ट टू शो ये द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको थोड़ा आप में एक दिलचस्पी, आई वॉन्ट टू डेवलप अ लाइकिंग टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन अमंग यू। माफ करना, मैं थोड़ी देर पहले आपको लगेगा कि सर हिंदी और मराठी के बारे में बात कर रहे थे इतनी अच्छी, और फिर इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। मैंने इंग्लिश हटाने की बात नहीं किया है, मैंने इंग्लिश के कारण जो हमारे मातृभाषा को हम कम दर्जा देते हैं ना, उसको दर्जा देना, हमको इंग्लिश आना ही चाहिए। यस, बट इट शुड नॉट डिमिनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। मदर टंग ही होती है। हाँ, इंग्लिश को आप माउसी बोल सकते हैं, बाकी मराठी हिंदी आपकी माता है। आंट, मौसी, मौसी क्या बोलते हैं, मौसी हम मराठी में बोलते हैं इधर, मासी मासी मासी, मासी नहीं मासी। फंडामेंटल ड्यूटी, ये देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये ए से लेके जे तक, ये 10 ड्यूटी तो मैंने आपको पहले बताए थे। और ये जो है ये अभी अभी 2002 में ऐड हुआ है एक, वो के वाला है। क्या है, हु इज अ पेरेंट or guardian to provide opportunity for the education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। हर एक पालक का, या पेरेंट बोले तो माता पिता, और गार्डियन बोले तो पालक, हर एक माता पिता का या पालक का कर्तव्य है कि उन्होंने 6 से 14 साल के बच्चों को अच्छा एजुकेशन की सुविधा निर्माण करके देनी है। और पेरेंट में गवर्नमेंट में आता है, तो ये देना है। तो इसलिए फिर 21, आर्टिकल 21 में बाद में ए आया, और इसमें राइट टू एजुकेशन आया दोस्तों बाद में। तो ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको आजू बाजू आजू बाजू में आपको किधर भी अगर बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जो 6 साल से लेके 14 साल के बीच में हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा लिखते पढ़ते आना चाहिए, इस ढंग से कुछ कोशिश करते हैं, और थोड़ा मोट रोजगार अगर निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक हमारा बेगर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेगर, कुछ कुछ बेगर संगठित बेगर है, यानी कि उनका एक धंधा ही अलग है। बच्चों को किडनैप कर लेते बचपन में, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, कुछ करेंगे, फिर उनको भीख मांगने के लिए लगाएंगे, क्योंकि उनका धंधा अलग है। ये ऐसे धंधा करने वाले लोगों का कड़क इंतजाम करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन state should take on such type of accused persons, strict action is needed there। और वो करने के बाद उनका बंदोबस्त करके फिर थोड़ा सा अगर हम अच्छे तरीके से इनको रोजगार निर्मित के कर देते, तो बेगर का प्रॉब्लम हमारे देश से बहुत अच्छी तरह से जाएगा। तो ये 51A का जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, और स्वतंत्र दिन हम मना रहे हैं उसके ऊपर, वो हमने आपको बताया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, कर्मयोग ऑफ भगवत गीता। हाँ, मैं भगवत गीता का भी एक इसमें आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, मैंने अभी इसमें नहीं है लेकिन मेरे पास ड्राइव पे है, मैं बताऊंगा आपको अभी। चलो पहले बता देता हूँ, ड्राइव पे है मेरे पास, पहले गीता बता देता हूँ। गीता जी मैं रोज पढ़ता ही हूँ, इसलिए एक रिसेंट में ही दिखेगी गीता आपको। ये देखो भगवत गीता, मेरे पास जो गीता है ना वो ऐसे संस्कृत और हिंदी ऐसा है, ये मैं दे दूंगा आपको स्टडी मटेरियल में। रोज मैं शुरुआत जब किया ना, तब गीता के रोज 5 श्लोक अर्थ के साथ पढ़ता था। ये शुरू शुरू में, अभी गीता का महात्म्य वगैरह छोड़ दीजिए, पढ़े तो चलेगा, नहीं पढ़े तो चलेगा। जहां से गीता शुरू होती है ना, अध्याय से, कौन से अध्याय में क्या है क्या नहीं, इसका इंडेक्सिंग दिया है।
और फिर यहाँ से गीता चालू होती है। और संस्कृत भी पढ़ने की कोशिश करो, मुझे संस्कृत भी आता है, मुझे संस्कृत स्कूल में नहीं था, लेकिन मुझे गीता पढ़ना था, इसलिए मैंने संस्कृत सीख लिया। एक थोड़ा पढ़ के बताओ आपको। हाँ, धर्म क्षेत्रे शुरुआत यहाँ से करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। ऐसा आप पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, और 5 श्लोक अर्थ के साथ मैं शुरू शुरू में पढ़ता था, फिर लाइकिंग बढ़ा तो 7, फिर 8, फिर 10, फिर तो लाइकिंग इतना बढ़ा तो मैं 15 के आगे भी जा रहा था, लेकिन फिर मैंने रोका खुद को। मैं बोला मुझे सन्यासी बनना नहीं है, मुझे शांत मुंह महात्मा बनना नहीं है, मुझे एक अच्छा लॉयर ही रहना है, देश की सेवा ही करनी है। तो मुझे अध्यात्म उतना ही चाहिए जितना मेरी लॉयरशिप को वो मजबूत करे। इसलिए मैंने वो आगे नहीं पढ़ा, खाली 15 श्लोक आरती के साथ पढ़ता हूँ। लेकिन गीता पढ़ने से सन्यास बिल्कुल नहीं आता है, ये भी बताता हूँ। गीता पढ़ने से एक कर्म योग्य आदमी बनता है, बहुत अच्छा कर्म करता है। ऐसा गीता पढ़ने वाला आदमी कभी आलसी नहीं मिलेगा आपको। मोदी जी गीता बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और पढ़ते भी हैं, इसलिए आपको कभी आलसी नहीं दिखेंगे वो। गीता पढ़ने वाला कभी आलसी नहीं दिखा। गीता पढ़ने वाला अगर आलसी है तो उसने गलत तरीके से उसका मीनिंग निकाला है। धर्म ग्रंथ का गलत मीनिंग निकालते हैं लोग। काफी धर्मों में धर्म वो श्लोक का अलग मीनिंग निकाल के लोगों को टेररिस्ट बनाया जाता है। आपको मालूम है ये सब चीजें। व्हाट इज द कर्म योग? कर्म योग ऑफ भगवद गीता, कर्म योग ऑफन रेफर्ड एज द योग ऑफ एक्शन, यानी कि कर्म करना, कृति करना, इसको कर्म योग बोलते हैं। Is a central theme in the Bhagavad Gita, one of the most important spiritual classes in Hindu philosophy. मेरा ऑब्जेक्शन है यहां पे कि हिंदू फिलोसॉफी की गीता भगवत गीता है, नहीं है। आई एम अगेंस्ट इट। गीता ग्रंथ खाली हिंदू का नहीं है, गीता ग्रंथ मानवता का है। मुस्लिम ने भी इसको पढ़ना चाहिए, क्रिश्चियन ने भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज्ञान दिया है वो एक अलग ज्ञान दिया है। यहाँ पे कहा किधर भी कर्म कांड नहीं बताया है कि शंकर जी की इतनी पूजा करो, राम जी की इतनी पूजा करो, ये करो वो करो, ऐसा किधर भी नहीं बताया। कर्म बताया है, और कर्म सिद्धांत हर धर्म को मंजूर है। और आकार निराकार दोनों भगवान को मान्यता गीता ने दी है। जैसे हमारे धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है क्योंकि साकार माना है, और इस्लाम धर्म में निराकार भगवान माना है, और भगवत गीता में दोनों को मान्यता है। भगवत गीता ने दोनों को मान्यता दी कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं साकार और निराकार दोनों मेरे रूप है। ईश्वर ओरिजिनल ईश्वर निराकार ही है। लेकिन अगर चिंटी है, चिंटी अगर भगवान का पूजन करना चाहिए तो वो चिंटी के रूप में ही भगवान को देखेगी ना। हम आदमी तो आदमी के रूप में ही देखेंगे ना भगवान को, हाथी हाथी के रूप में भगवान को देखेगा। इसलिए दोस्तों, जो योग है ना भगवत गीता का, अलग अलग भक्ति योग है, कर्म योग है, ऐसे अलग अलग योग दिए हैं। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा विस्तार करके इसका दिया। विवेकानंद जी का फिलोसॉफी जरूर पढ़ना चाहिए आपने। तो ये है, ये एक्शन है इसमें। मेरा बोलना था कि हिंदू फिलोसॉफी है, लेकिन हिंदू फिलोसॉफी हो सकती है बट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हिंदू ओनली। गीता का सबने सम्मान करना चाहिए, गीता सबने इंप्लीमेंट करनी चाहिए। थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट ऐसा लगता है कि गीता में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया गया है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था अपने गुरु के विरोध में, अपने भाइयों के विरोध में, चचेरे भाइयों के विरोध में, इनके विरोध में, गुरु के विरोध में, पितामह के विरुद्ध में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको उस्काया और युद्ध करने पे मजबूर किया। ऐसा भी कुछ लोग गलत अर्थ निकाल के अपप्रचार गीता का करते हैं। ऐसा नहीं है। धर्म जो धर्म के खिलाफ है, यानी कि मानवता के खिलाफ है। धर्म का मतलब हिंदू क्रिश्चियन ऐसा धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है मानवता, मानवता कल्याण विकास, इसके खिलाफ है। ऐसा कोई भी आदमी का बंदोबस्त करना ही चाहिए।
आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल शुड बी टुगेदर इन लाइफ, एंड आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठा मुझे भगवत गीता में ही दिखे हैं। भगवत गीता के बाद अगर दूसरा कोई ग्रंथ मुझे मिलता है आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल शुड बी टुगेदर इन लाइफ ऐसा बताने वाला, तो वो मुझे कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है आचार्य चाणक्य जी का। और उसके बाद अगर मुझे लेटेस्ट में कोई ग्रंथ मिलता है कि जो आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल शुड बी टुगेदर बोलता है, वो रामदास स्वामी का दासबोध मिलता है। ये सब ग्रंथ जितने मैंने बताए, गीता हो, कौटिल्य अर्थशास्त्र हो या दासबोध हो, ये दुनिया के सभी भाषा में उपलब्ध है दोस्तों। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जापानी में है, सब भाषा में उपलब्ध है। एनी लैंग्वेज यू कैन टेक दैट बुक एंड यू कैन रीड इट। ओवरव्यूज ऑफ कर्म योगा, definition of karma yoga emphasizes selfless action performed for the benefit of others without attachment of the fruits of the action. It is about being engaged in one's duty while maintaining a spirit of detachment and equanimity. Equanimity. तो मेनली क्या है, कर्म योग एम्पसाइज सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ भावना से काम करना, परफॉर्म द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ये बहुत गहन है दोस्तों। विदाउट द अटैचमेंट टू द फ्रूट, इसलिए एक श्लोक दिया है जो आगे मैंने दिया है, देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो, ये चैप्टर 2 यानी कि अध्याय दूसरा और वर्ष श्लोक 47 है, जिसमें संस्कृत में मैंने नीचे लिखा है, देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्वा ते मां ते संगोस्त्व कर्मणि। You have to, you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruit of your action. बस यही तत्व अगर हम लॉ में यूज करते हैं ना, तो बहुत शांति प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम अटैचमेंट बन जाते हैं, हमारा अटैचमेंट हो जाती है केस से। हम दिल से 100% इनपुट डाल के अगर केस पुटअप करता है, फिर वो केस हारे जीते, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। फल की अपेक्षा से कोई काम नहीं करना है, एक्सलेंसी से एक्शन से करना है, जनता के भलाई के लिए करना है, ये कर्मयोग बताता है। अब एक उदाहरण देता हूं, एकदम एकदम आपको समझने जैसा उदाहरण देता हूं कि मैं लॉयर, दो उदाहरण देता हूं, एक मैं लॉयर का दूंगा, एक आपको बिजनेसमैन का दूंगा। लॉयर का एक उदाहरण है कि जैसे लॉयर है, ये लॉयर अगर, अरे यार ये केस आ गया, इसका हाईकोर्ट का आएगा, प्रॉपर्टी मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट में साला 10 लाख पैसा देगा, 10 लाख का बकरा आ गया, ये दिमाग में है, तो ये ज्यादा देर अच्छा लॉयरशिप नहीं करेगा, और करेगा भी, पैसा भी मिलेगा उसको, बाई चांस सपोज उसका लक अच्छा है या कुछ अच्छा है, तो भी उसको सोते समय कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, 2 पेग तो लेने पड़ेंगे या कोई गोलियां लेनी पड़ेंगी, तब नींद आएगी। मेरी जैसी नहीं आएगी, विदाउट ड्रिंक विदाउट टैबलेट हम 5 मिनट में सो जाते हैं। क्योंकि हमको जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, तब इसका प्रॉपर्टी मैटर्स हम पढ़ते हैं, और हमारे दिमाग में उससे कितना पैसा लेना है ये आता ही नहीं है, हमारे दिमाग में आता है इसको सोल्यूशन हम क्या देंगे, इसको कौन से पॉइंट के ऊपर चलेगा, क्या चलेगा, फिर उसको टाइम दे देता है, प्लीज कॉल मी टुमारो एट 9 AM। फिर दूसरे दिन 9 बजे फोन करता, 9 बजे बात कर, वो मुझे बोलता है सर पैसा कितना लेंगे, मैं बोला पैसे की चिंता मत करो, मैं बहुत रिजनेबल पे चार्ज करता हूँ, लेकिन मैटर समझो आपका क्या है। मैटर आपका ऐसा ऐसा है, आपको नीचे की कोर्ट में ये प्रॉब्लम आया, हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, अभी आपको इस ढंग से करना है, एक ढंग करना है, और मेरा पूरा की पूरा बोलने का फोकस एक ही रहता है कि उसका कल्याण, उसकी भलाई। तब आपने अभी मैटर आता है, स्वार्थ ना मेरे में पहले से था, ना आज है, ना ग्रीड है, लेकिन भगवान के दया से प्रॉपर्टी बन गई, सब बन गए, सब बन गए, एक्सेलेंसी करो, अपने आप ही पैसा आता है। दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक लॉ का बताया, दूसरा एक उदाहरण देता हूं, कपड़े का दुकानदार है, कपड़े का दुकानदार ए और कपड़े का दुकानदार बी। अभी आप कौन सा पसंद करेंगे, मुझे चैट बॉक्स में डालना, आप ए पसंद करेंगे या बी पसंद करेंगे, अभी नहीं डालना, पहले सुन लेना, ए कैसा है बी कैसा है। एक कपड़े कपड़े का दुकान है, सुबह सुबह अगरबत्ती, उसके पास बालाजी का तस्वीर है, इसके पास भी बालाजी का तस्वीर है, दोनों बालाजी को मानता है। ये बालाजी को अगरबत्ती ये करता है, हिज राउंडिंग अगरबत्ती एंड प्रेइंग टू द बालाजी, बालाजी भगवान, आज कल जितना गल्ला हुआ ना, उससे 1.5 गुना गल्ला होना चाहिए।
धन दौलत 1.5 गुना होनी चाहिए कल से आज मेरी, बस। और फिर बैठता है घर लेकर। अभी बी जो बिजनेसमैन है, इसकी दुकान में भी बालाजी का तस्वीर है, वो भी अगरबत्ती मूव करता है, बट ही इज प्रेइंग टू गॉड, टू बालाजी, लॉर्ड बालाजी, please give me chance to serve double than yesterday's and adorn to that citizens with good clothes, good apparels. हे भगवान, मुझे ऐसी आशक्ति दो कि कल जितने लोगों को मैंने सुशोभित किया, अच्छे वस्त्र दे के उनको आनंदित किया, उससे डबल लोगों को मुझे आज अच्छे वस्त्र देने का, आनंदित करने का सौभाग्य प्राप्त कर। आप कौन सा बिजनेसमैन पसंद करेंगे, ए या बी? ऑब्वियसली आपके दिमाग में बी है। वाई? क्योंकि बी ने सीधा स्वार्थ नहीं बताया, परमार्थ है उसका पहले, इसलिए ये दिया है कि हमको पब्लिक वेलफेयर के लिए कर्म करना है। इसलिए हम, अगर हमारी ड्यूटी पब्लिक, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, नाभि का भी बिजनेस लो आप, बस उसको कटिंग करते समय पैसा कितना इससे मिला, इससे ज्यादा इसकी कटिंग कितनी अच्छी करे, इसका इंप्रेशन कितना लोगों को मानना चाहिए, ये अगर दिमाग में है तो उसका अपने आप ही सर्विस अच्छा होता है। टीचर लो, प्रोफेसर लो, सब्जी वाला लो, कोई भी लो, हर एक व्यवसाय, हर एक व्यापार ये समाज के भलाई के लिए ही होता है। लेकिन वो भलाई के लिए है, ये दिमाग में लाके अगर वो भलाई अगर हम फोकस करेंगे तो हम कर्म योगी बन जाते हैं दोस्तों। की कॉन्सेप्ट है धर्म। धर्म का मतलब ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। अभी मैं लॉयर हूं तो मेरा धर्म है कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आए उसका केस ले, टेररिस्ट भी आए तो भी मुझे केस लेना है उसका, कोई डकैती आए तो भी उसका केस लेना है। यस, ऐसा है, हमारे कानून में दिया है। उसके डॉक्यूमेंट लेना है, सब लेना है, वो गुनहगार है नहीं है इसके जजमेंटल में मुझे नहीं जाना है, वो तो काम जज का है। मैंने ईमानदारी से उसको जज के सामने रखना है। अगर वो गुनहगार लगता है जज को तो जज उसको सजा देगा, नहीं लगता है तो उसको छोड़ देगा। मेरा ड्यूटी मैंने पूरा करना है, अपना काम ईमानदारी से करना, दैट इज कॉल्ड धर्म। Acting according to one's duty, that is called dharma, is essential in karma yoga. Each person has a specific responsibility based on their position in life. Performing one's duty, even if it is imperfect, it is better than not acting at all. कुछ ना करते हुए कुछ करना कभी भी अच्छा ही है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेसनेस जिस दिन आ जाएगा ना दोस्तों, उस दिन आप बहुत हैप्पी रहेंगे दोस्तों। स्वार्थ नहीं चाहिए आपका किसी में, ग्रीड नहीं चाहिए, एक्सलेंसी दो। Karma Yoga teaches that action should be performed selflessly without a desire for their result. This selfless attitude reduces attachment to success or failure. सक्सेस और फेलियर का अटैचमेंट क्या होता है, ये होता है। फिर सक्सेस आओ, फेलियर आओ, आप स्थित रहते हैं, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। गीता में स्थित प्रज्ञा की बहुत अच्छे करके विश्लेषण दिया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, हर एक श्लोक के ऊपर भी 1-1 घंटा चलेगा। लेकिन हमको राष्ट्र धर्म का निर्माण करने के लिए जो हम हमारे बिजनेस प्रोफेशन करेंगे, उसमें हमको गीता का नॉलेज कैसा यूज कर रहा है, ये हमको सीखना है। इक्वानिमिटी, मेंटेनिंग इक्वानिमिटी एंड बैलेंस्ड माइंड इन सक्सेस एंड फेल्योर इज अ वाइटल, बहुत जरूरी है कि आपका दोनों इक्वालिटी चाहिए। फेल्योर और सक्सेस में इक्वालिटी, इक्वेंटिबिलिटी भी चाहिए और आपका बैलेंस भी चाहिए। सक्सेस मिलने के बाद आपने बहुत हैप्पी भी होना नहीं चाहिए, और फेल्योर होने के बाद आपने निराश भी नहीं होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ है भाई, मैंने ड्यूटी किया, फल मिला तो अच्छा, फल मिला नहीं तो अच्छा, ऐसा। डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट, रिजल्ट से डिटैचमेंट चाहिए आपको, रिजल्ट कुछ भी आओ, मुझे मेरा कर्म करना है। इसके लिए कुछ श्लोक हैं जो चैप्टर 2 वर्ष 47 का तो मैंने बता दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर फल है तुर्भुर्भाव,
माते संगोस्तस्व कर्मणि। और चैप्टर 3 वर्स 16 में जो है वो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय इंद्रिया अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इसका अर्थ है द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी टू सपोर्ट द कॉस्मिक ऑर्डर। हमको हमारा ड्यूटी जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर को सपोर्ट करने के एंगल से चाहिए, यानी कि ईश्वर का जो कार्य है ये करने के लिए हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। चैप्टर 4 वर्स 41 जो है वो है एक कर्मयोग के प्रति है। एम्फसाइजिंग दिस श्लोक इज एम्फसाइजिंग द नीड फॉर नॉलेज एंड विजडम इन कर्मयोगा, स्टेटिंग दैट एक्शन डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग लीड टू बॉन्डेज। कभी भी हमको कोई भी कर्म करते समय उसका एक्शन का परिणाम जो है वो परिणाम समझ के वो कर्म करना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो इसमें मेन कर्मयोग जो है, ये कर्मयोग में इंपसाइज है नीड फॉर नॉलेज एंड विजडम इन कर्मयोगा। आपके पास नॉलेज चाहिए, आपके पास विजडम यानी कि एक अच्छा तरह सा समझ चाहिए, समझदार चाहिए, आप वाइज चाहिए, बुद्धिमान चाहिए इन कर्म योगा, स्टेटिंग दैट एक्शन डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग लीड टू बॉन्डेड। अंडरस्टैंड करके ही एक्शन आपने लेनी चाहिए। अभी कर्मयोग के प्रैक्टिस क्या है? परफॉर्म एक्शन, engage in action as a service to others and the greater good, cultivate attitude, एक्शन परफॉर्म करो, एटीट्यूड कल्टीवेट करो, कंटेम्पलेट इंटेंशंस, आपका इंटेंशन कंटेम्पलेशन चाहिए, यू शुड बी कंप्लेंटेड विथ योर इंटेंशंस, योर इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर एंड सेल्फलेस। सेल्फलेस रहता है तो बहुत मजा आता है। अभी कुछ कुछ मैटर में ना ऐसा 10 लाख का मैटर बनता है, वो ऐसे लगता है इसको 10 लाख भी चार्ज करे, लेकिन जब बात करने लगते हैं तब पता चलता है साला इसका 2 लाख का भी कैपेसिटी नहीं। हमको बोलता है सर अगर आपको 10 लाख का फी देना है ना तो मुझे ये क्या बोलते हैं खेत बेचना पड़ेगा सर। मैं बोलता खेत ना बेचते हुए और घर ना बेचते हुए कितना पैसा दे सकता है बताओ? वो बोलता है 2 लाख दे पाऊंगा। मैं बोलता फिर तेरा केस में 2 लाख में करूंगा, सीधा मैं 10 लाख से 2 लाख पे आता हूं, क्योंकि मुझे फोकस उसको रिलीफ देने में है ना। वो बहुत हैप्पी हो जाता है, वो 4 क्लाइंट को और बताता है, लेकिन वो हैप्पी होने के लिए मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है, इट इज माई ड्यूटी टू सक्सीड हिम। उसके डॉक्यूमेंट देख के मुझे लगता है यार ये जेन्युइन आदमी है, गड़बड़ नहीं है इसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ हो, व्यापार के साथ हो, कंस्ट्रक्शन के साथ हो, किधर भी अच्छा डील कर सकते हैं जब आप में कंपैशन हो, जब आपने एक प्रॉपरली आपका एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो, माइंडफुलनेस है, स्टे प्रेजेंट एंड फोकस्ड ऑन दिस टास्क एट हैंड rather than worrying about future outcomes। बहुत अच्छा इसका मीनिंग है कि फ्यूचर का चिंता मत ज्यादा करो, प्लान फॉर फ्यूचर, लिव बैड फ्रॉम पास्ट, लिव बैड फ्रॉम पास्ट, टेक गुड फ्रॉम पास्ट, प्लान फॉर फ्यूचर एंड लिव इन प्रेजेंट टेंस। यानी कि भूतकाल का बुरा छोड़ दो, भूतकाल का अच्छा साथ में ले लो, भविष्य काल का प्लानिंग करो, बट लिव इन प्रेजेंट टेंस। लेकिन जीते समय प्रेजेंट टेंस में हर एक क्षण इंपॉर्टेंट है हमारा आज का। एक बार प्लान कर लिया ना आपने, ये दिन करना, फिर रोज फ्यूचर में नहीं जाना है। फ्यूचर में जाके लोग डिस्टर्ब होते हैं, फालतू के डिस्टर्ब होते हैं। 2 लाख का चेक डाला, चेक आया, चेक आने के बाद अरे वाह क्या चेक आया, खान हैप्पी, दूसरे क्षण अरे ये चेक बाउंस हो गया तो गया फ्यूचर में, निगेटिव सोचने लगा। वो जो आनंद था ना 2 लाख चेक कम गया हाथ से, अभी उसको प्रेशर, चेक बाउंस होता है, चेक पैसा आता है, और फिर वो काम के तो ऊपर उसका कम लक्ष्य और
अकाउंटेंट के ऊपर ज्यादा लक्ष्य, अकाउंटेंट को पूछेगा कि चेक डाला क्या, बैंक का क्या मैसेज आया, क्या आया, कुछ आया, क्या बोलते हैं, पास हुआ, पास हुआ, अच्छा लगा, दूसरे दिन उसको रिलीफ मिलता है अगर पास होता है चेक तो। लेकिन ये आपके 24 आवर्स तो फालतू है ना सोचने में। अभी वो डिसऑनर होना है या ऑनर होना है, ये कर्म का फल है, छोड़ दो ना, उसको छोड़ ही दो ना। भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्य वाक देकर रास्ते महापले सुख, फ्यूचर छोड़ ही दो ना आपको, आप कर्म करो ना आपका। आपने जबरदस्ती तो उससे चेक नहीं लिया है ना, और ना बोलते समय भी नहीं लिया है ना, खुशी से लिया है ना, उसने खुशी से दिया है ना, फिर क्यों चिंता करते हैं आप। आपका काम वो अकाउंटेंट को दे दो चेक, भाई भरो बैंक में, आप फोकस करो, और कस्टमर को फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करो, 12 घंटा 16 घंटा काम करो। आप 12 घंटा 13 घंटा काम करते तो आपले एम्प्लॉय भी उतने काम करते हैं। आप आलसी तो एम्प्लॉय भी आलसी हो जाते हैं। कर्मयोगी बनो दोस्तों, यही बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। 16 अगस्त को हमारी जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के दिन हम यही पुष्प प्रदान करना चाहते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए जाने वाला हूँ मैं, इस्कॉन का मैं लाइफ मेंबर हूँ। मैं अभी तो पुणे में आया हूँ, दिल्ली को जाऊंगा भी ये संडे को, बराबर है, फिर दिल्ली में ही रहूंगा। लेकिन जब दिल्ली में रहता हूँ तब भी मैं इस्कॉन वगैरह जाता हूँ। लेकिन मुझे ये बोलना है, मैं भगवान श्री कृष्ण की जयंती जहाँ जहाँ भी सेलिब्रेट होती है वहाँ वहाँ जाता हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान के आप मंदिर में नहीं गए भगवान की जयंती दिन में तो भी चलेगा, लेकिन कुछ अच्छा काम कीजिए जो समाज के हित का है, तो अच्छा रहेगा। और वो समाज का हित का काम करते करते मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाता है, तो दिस इज अ वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। राष्ट्र को पहला महत्व दो, और फिर अपने को महत्व दो। बेनिफिट ऑफ कर्म का, कर्म योग का बेनिफिट क्या मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, इनर पीस मिलता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, होलिस्टिक लिविंग होती है, होलिस्टिक लिविंग होती है, लीड्स टू बैलेंस लाइफ where one can engage fully in the world while remaining spiritually grounded। हम पूरे विश्व में घूमते समय भी हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम हमें गर्व नहीं आएगा कभी कभी। अभी कल की बात बताता हूँ, मुझे कल सुबह मुझे 3 फोन आया अलग अलग, रिव्यू पिटिशन के लिए, क्यूरेटिव पिटिशन के। मैं जनरली मोबाइल, मेरा ऑपरेशन जो रहता है ना क्लाइंट्स के लिए या किसी के लिए, ये सुबह एक 9 से 9:30 के बीच में, या 10 के 9 9:30 का टाइम रहता है, शाम को 5 से 5:30 या 6 का टाइम रहता है ऐसा। इतने टाइम पे ही मैं जनरली मोबाइल कॉल के लिए यूज करता हूँ, बाकी समय मैं पढ़ते ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा पोजीशन है वैसा, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ, इतनी बड़ी लॉ फर्म चलाना है, ये करना है, सबको काम देना है, सबको फोकस करना है। तो मैं अगर मोबाइल पे ही बना रहूंगा तो फिर मैं ये कर नहीं पाऊंगा, इसलिए ये किया है। तो सुबह मुझे 3 फोन आए, उसमें के 2 फोन का किसी का रिवीजन रिव्यू फोन था, मैंने बताया था रिव्यू आपका ऐसा ऐसा बन सकता है, क्यूरेटिव वाला था, क्यूरेटिव को बताया। एक का आया था, बोले सर मुझे रिव्यू फाइल करना है, कि अब रिव्यू अगर फेल होता है तो क्यूरेटिव को फाइल करना है। फिर मैंने देखा उसका मैटर, मैं बोला आपका है ना, आपको हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट के लिए मना किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप, अगर मैं बोलता हूं ऐसे जाएंगे ना, तो आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर ने जो दिया है ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। मुझे पीएस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा किसी को बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता है बुरा पैसा। लेकिन आपका केस रिव्यू के लिए, सिक्योरिटी के लिए सुटेबल नहीं है, आपको न्याय उसके बगैर ऐसा मिल सकता है। आप जाइए, और किसी और वाले लॉयर को फोन मत कीजिए, मैं बोला सुप्रीम कोर्ट को, मैं जैसे पता वैसे जाए। सुप्रीम कोर्ट के और लॉयर को फोन किया तो एक आधा लॉयर पैसे कमाने के चक्कर में आपका केस ले लेगा, और आपका जो रास्ता मैं बता रहा हूँ ये रास्ता ही बंद हो जाएगा। वो आदमी को इतना आश्चर्य हुआ, वो बोलता है सब भगवान हो, भगवान हो, आप भगवान हो। मैं बोला क्यों भाई, बोले सर मैंने अभी तक आपके साथ बात करने के पहले 10 लोगों से बात किया, सब लोग बोलते मेरे पास केस लाओ, मेरे पास, लेकिन इतना अच्छा समझाया मुझे किसी ने नहीं। मैं बोला नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूं, बस मैं एक सिंपल आदमी हूँ, सादा आदमी हूँ, जो आपके हित के लिए क्या है ये मैंने आपके ऑर्डर में देखा है, और मुझे मालूम है आपके ऑर्डर में ये है, और आपके लिए के है ये रास्ता, ये है। इसलिए मेरे फ्री लीगल गाइडेंस कैंप होते रहते हैं,
15 दिन में एक फ्री लीगल गाइडेंस कैंप होता ही है, आपके ग्रुप है, आपको आते रहेगा, आप अटेंड करते रहिए, जिसको प्रॉब्लम है उसको भेजते रहिए, जाओ ये फ्री गाइडेंस के ना, सुप्रीम कोर्ट के सोमानी सर डायरेक्ट आपको फ्री लीगल गाइडेंस देंगे आपके प्रॉब्लम का, और हम उसको सही रास्ता बताते हैं। लिटिगेशन खड़ा करने के खड़ा करने वाले हम लॉयर नहीं है, लिटिगेशन को खत्म करने वाले हम लॉयर हैं। हमने लॉ की डिग्री लिटिगेशन खत्म करने के लिए है, लिटिगेशन बढ़ाने के लिए नहीं लिए दोस्तों। इसलिए हॉलिस्टिक लिविंग आपका बन जाता है। और कंक्लूजन जो है, कर्म योग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन इन ह्यूमन लाइफ व्हाइल fostering a sense of duty and selflessness. By following the teachings of Bhagavad Gita on Karma Yoga, individuals can find purpose, peace, liberation in their actions. It encourages a harmonious balance between working in the world and maintaining spiritual awareness. ऐसा ये दोस्तों विषय है। अभी मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ना, ये कैसा रहा ये आप तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए डालिए, और यूट्यूब पे भी इसको आपके व्यूज बाद में शेयर करना है जब आपको लिंक आ जाएगा यूट्यूब का वगैरह। तो दोस्तों, मुझे ये बताना है कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वैसे पूरे ख्याल में रख के करते हैं, और भगवत गीता का कर्मयोग जो है, जो सेल्फलेस और फ्रूट की अपेक्षा न करते हुए कर्म करने का और कर्म करते रहने का, कर्मयोगी रखने का, तो एक उसका जो एक रिजल्ट आएगा ना, एक रिचनेस आएगा दोस्तों। रिचनेस सब एंगल से आएगा आपका। पहला रिचनेस आएगा आपका, स्पिरिचुअल रिचनेस आएगा। आप अंदर से बहुत अच्छे खुद को महसूस करेंगे, लोगों के कल्याण के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आप निर्माण करेंगे। और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करेंगे ना दोस्तों, तो एटमॉस्फेयर की भी पॉजिटिव एनर्जी आपको खींचती है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो एटमॉस्फेयर की निगेटिव एनर्जी आती है, फिर खड्डे में जाने वाला आदमी और खड्डे में जाता है। खड्डा ये मराठी शब्द है, इंग्लिश में गड्ढे बोल सकता है, सॉरी हिंदी में गड्ढे बोल सकता है। गड्ढे में जाने वाला आदमी गड्ढे, निराश आदमी और निराश होता है जब निगेटिव सोचते रहता है। तो इसलिए अंदर से अगर हैप्पी है ना आप, बराबर है, तो फिर आप है। और अंदर से हैप्पी आप तभी होते हैं जब आप जो धंधा उद्योग करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसमें आप क्लाइंट के हित की बात करते हैं, क्लाइंट के हित के बारे में करते हैं। किसी को पसंद नहीं आया आपके दुकान की साड़ी, किसी लेडी को साड़ी पसंद नहीं आई, तो भी बुरा नहीं मानने का, उनको बोलना बहन जी आप एक काम करो ना, 8 दिन के बाद 8 दिन के बहुत अच्छा स्टॉक बताऊंगा हम आपको, बहुत आपके शरीर पे जैसे ऐसा मैं स्पेशल आपके लिए स्पेशल स्टॉक मंगाता हूं आपको, 8 दिन के बाद जरूर आओ। ऐसा करके करो। नहीं तो एक आधा गुस्से वाला क्या बोलता है, इतने इतने कपड़े देखे, ये देखे, वो देखे, पसंद नहीं आता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसा पता चलता है, कैसे करेंगे। गुस्से वाला आदमी बहुत खराब है। एक गीता में श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध ही होता है। अगर हम जब कर्मयोगी होते हैं ना, कर्मयोग का मतलब हमारी ड्यूटी हमको फल की अपेक्षा ना रखते करना है, और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। उनको नहीं मानते ना, निसर्ग के ऊपर छोड़ दो, फल एनर्जी के ऊपर छोड़ दो। मैं भगवान को मानता हूं क्योंकि भगवान कॉस्मिक एनर्जी है। मैं भगवान को क्यों मानता हूं, सिंपल बताता हूं आपको। मैं पैदा हुआ हूं, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे दादा दादी पैदा हुए हैं, कुत्ता जन्म लेता है, पीले जन्म लेता है, सब लेते हैं। तो एक कॉस्मिक एनर्जी है जो अलग अलग रूप लेती है। हम एनर्जी ही है, हम तो ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे थे, ह्यूमन भगवान को देखेंगे। इसलिए एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म एनी फॉर्म। अभी जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पहले भी था,
खाली स्पेक्ट्रम का खोज हमने लगाया, तो इसीलिए इंटरनेट इंटरनेट अच्छा चलने लगा। इलेक्ट्रिसिटी पहले भी था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का हमने खोज लगाया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको डिसिप्लिन दे रहे हैं, डिसिप्लिन से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश पहले भी था, लेकिन हम सोलर एनर्जी को अभी इन्वेंट किए हैं, तो ये है। तो साइंटिफिक बेस रख के हमको समाज कल्याण के लिए सोचना है, एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा रहो बुरा रहो कुछ भी हो, बोलने के लिए आसान है ये चीजें, लेकिन कभी कभी हमारे पक्षकार के खिलाफ, हमारे क्लाइंट के खिलाफ जब डिसीजन जाता है ना कोर्ट का, तब हमको भी बुरा लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो बुरा बुरा लगने से आप वहां से फटाक से बाहर निकलने चाहिए। और जब केस अपने फेवर में आता है, तब जो आनंद आता है ना, वो आनंद में से भी फटक से बाहर निकलते आना चाहिए आपको। और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आपको जीतने के बाद भी आनंद नहीं हो रहा है और हारने के बाद भी दुख नहीं होता है, वो सिचुएशन ही कर्मयोगी की है। लेकिन कर्म करते रहना है। मैं नवरात्रि को हिमालय में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, माउंट रहता है, सब रहता है मेरा, सब करता हूँ, धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, सब करता हूँ। माउंट रहता है पूरा, धंधा बिंदा कुछ नहीं रहता है, नो कोड नो कचरा, नो गाइडेंस, नो कुछ, मोबाइल ही बंद रहता है मेरा। खाली ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ सुनो। और मैं बद्रीनाथ में था 9 दिन, पूरा पूरा पहाड़ों में घूमता था, साधु संत महात्मा को दर्शन करता था, मौन था, दर्शन करता था, जो जागरूक थे उनका दर्शन करता था, जो जागरूक थे दूर से दर्शन करता था, तब मैं लीन थे। हिमालय की वो एक, और मौन मौन के कारण अलग एनर्जी डेवलप होती थी, क्या बताऊं आपको। मुझे पसंद आया हिमालय, मुझे लगा कि यहाँ से आगे ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, नहीं रहना है मुझे। मेरे लाइफ के आखिरी आखिरी श्वास तक लोगों की सेवा करनी है। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये जन्म से मुक्ति चाहिए, जन्मांतर जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मुझे भगवान ने किसी भी तरह, जिस जिस लोक में जरूरत है ना क्रांति की, उस लोक में मुझे भगवान ने भेजते रहना चाहिए बस। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसे आर्गुमेंट करते करते ही प्राण छूटना चाहिए, तब जाके बोलेंगे उसको ये है योग, कर्म योग। इसलिए लोग भगवान की दया से दोस्तों, बीपी नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं है, 60+ हूं, सोने के बाद 5 मिनट में नींद आती है, नॉन वेज खाता नहीं हूँ, ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यसन नहीं, लगता ही नहीं। कभी कभी अच्छा पूरन पूरी की रसोई हुई, कभी दाल बट्टी की रसोई, रसोई हुई, तो फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी पान खाते हैं। क्योंकि हमारे गुरु रामदास स्वामी का एक भजन है, विड़ा घ्या हो राम राया, विड़ा घ्या हो राम राया। वो पान खाते थे रामदास स्वामी, तो शाम को वो पान जब खाते थे, तब पान बना के पहले राम को खिलाते थे, विड़ा घ्या हो राम राया, ऐसे एक प्रार्थना है उनकी। कभी कभी पान खाते हैं, वो भी मसाला पान वगैरह खाएंगे, मीठा मसाला वगैरह विदाउट सुपारी। हाँ, सुपारी नॉन वेज है वेज है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे चलती नहीं, मुझे सुपारी खाने के बाद थोड़ा सा पसीना आता है, थोड़ा सा चक्कर जैसे लगता है, इसलिए आई एम नॉट ईटिंग दैट बिटन। तो बोलने का तात्पर्य इतना है दोस्तों, हम अगर फोकस हमारा काम करेंगे, समाज कल्याण के लिए करेंगे, अगर आप बिल्डर है तो अच्छे घर निर्माण करो, कॉन्ट्रैक्टर है तो अच्छे रास्ते निर्माण करो, समझाओ नेताओं को, भाई इतना कमीशन दूंगा, तुम इतना होगा, इतना अच्छा करेंगे, आएगा आपका दिन, जरूर आएगा। खराब आपको रस्ते बनाने की जरूरत है ऐसा नहीं है। कोई लोग हैं कि जो ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं, अच्छा चलता है। टीचर है तो बस मेरे सामने आने वाले जो बच्चे हैं, उसमें के सबसे जो खराब बच्चे हैं, जो ख्याल नहीं देते हैं, उनको समझ में आना चाहिए मेरा। टीचर ने पढ़ाते समय ऐसा पढ़ाना है कि 100 बच्चे अगर सामने, तो 100 तो अभी रहे नहीं, 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 5 एक बच्चे रहते हैं, 10% जो स्टडी अच्छा लगता है उनको। लेकिन 90% जो बच्चे रहते हैं ना, ये रहते हैं जिनको स्टडी अच्छा नहीं लगता है, तो 95 सामने रख, 90% सामने रखना है आपको। वो 90 में दिलचस्पी आनी चाहिए स्टडी की। ऐसे ढंग से उसको उदाहरण देके, स्टोरी बता के अगर पढ़ाएंगे टीचर ना, तो टीचर को खुद को भी अंदर से आनंद आता है, और बच्चे को भी समझ में आता है।
क्लाइंट को भी आपको क्लाइंट को प्रॉब्लम समझाएंगे, समझाएं, हर चीज पॉजिटिव होती है। कानून मत समझिए ऐसा है, अरे कानून आपके खिलाफ है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, अरे वो पहले से निराश है, और निराश कैसे करेंगे उसको? उसको पहले मोटिवेट करो, नहीं होगा आपका काम है। मेरा तो सीधा है, मैं कभी भी है ना कानून पहले नहीं देखता, सामने वाले का पहले मैं प्रॉब्लम देखता हूं, इसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसका दर्द एक बार मुझे समझ में आ जाता है ना, तो मैं कानून को उसमें बिठाता हूँ। कानून हमारा फ्लेक्सिबल है दोस्तों, लॉ इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। इसलिए कोई भी केस के तीन केसेस इस बाजू से भी मिलते हैं, तीन केसेस सुप्रीम कोर्ट के ये बाजू से भी मिलते हैं। आपके पास कौन सी बाजू है, प्रैक्टिशनर की या रिस्पोंडेंट की है, बस उस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए कानून फ्लेक्सिबल है, लेकिन आपको सामने वाले को रिजल्ट क्या देना है ये हिसाब से कानून जब आप मोड़ते हैं ना, तब जाके आप परफेक्ट लॉयर बनते हैं। मैंने बिजनेसमैन का बताया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बताया, मैंने ये बताया, डॉक्टर का भी बता दूं। डॉक्टर सामने आने के बाद डॉक्टर इसको एमआर कितने ये दे रहे हैं, गिफ्ट क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। भाई इतनी मैं प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा लिख के दूंगा तो एमआर के थ्रू मुझे गिफ्ट आएंगे, मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वैसा। नो, मेरे पास आने वाला पेशेंट अगर 3 दिन में ही भरा हो जाता है, तो इतने कॉन्फिडेंस के कुछ कुछ डॉक्टर रहते हैं ना, उनको पूछते हैं ना कि ये 3 दिन की दवा लेने के बाद और न, बोले आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना कॉन्फिडेंस रहता है, सही में जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। तो डायग्नोसिस ऑफ योर प्रॉब्लम्स जिसको समझ में आता है ना, वो बहुत अच्छा सर्विस देता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ दोस्तों, कर्म योग ये सबसे बड़ा योग है। आप ताल बजाते बैठेंगे, ये बजाते बैठेंगे, मन शांति के लिए अच्छा है। मैं भी जाप माला करता हूँ रोज, घर से निकलते कोर्ट जाते तक जाप मेरा चलता रहता है। ये जाप से शांति मिलती है। लेकिन मैं अगर रेगुलर जाप ही करता रहूंगा ना, और कर्म नहीं करूंगा ना, तो शांति मिलेगी नहीं मुझे, मैं बेचैन हो जाऊंगा। बोलने का तात्पर्य है मेरा दोस्तों कि हमको शांति के लिए कर्म मजबूत करो। कोई बच्चा अगर स्कूल से आने के बाद होमवर्क करके खेलने के लिए जाता है, तो उसको खेलने में मजा आता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसने उसका कर्म किया है। कर्म करने के बाद उसको हैप्पीनेस महसूस होता है। लेकिन कोई बच्चा स्कूल से आता है और होमवर्क करता नहीं, डायरेक्ट खेलने के लिए जाता है, तो उसके दिमाग में खेलते समय भी वो कर्म रहता है, अरे यार मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, मेरा होमवर्क पूरा, वैसा है। अगर आपके पास केस आया है और केस के ऊपर आपने मेहनत ही नहीं लिया, तो आपके दिमाग में रहेगा कि अरे यार केस पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो दिमाग खराब करेगा आपको। लेकिन अगर आप केस लाते हैं, पढ़ते हैं, उसके पॉइंट निकालते हैं, उसके पॉइंट करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, यस आई हैव द पॉइंट टू विन दिस केस, तब आप हैप्पी होते हैं। बोलने का तात्पर्य, अगर हम कर्मयोगी बनते हैं, हम आर्टिकल 51A के जो रूल्स जो दी गाइडिंग प्रिंसिपल दिए 51A में कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको अमल करते हैं, हम राष्ट्र को एक बार पुनः आचार्य चाणक्य के समय हमारे राष्ट्र जैसा था वैसा लाके दे सकते हैं दोस्तों। मुझे बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये देता हूँ। थोड़ा सा मैं किसी के क्वेश्चन कुछ है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। सर थैंक्स अ मिलियन, अ वेरी इंसाइटफुल सेशन, किरण कुमार सोनवने जी ने डाला है, फेल्ट एनलाइटेड, शांत शांत नमन आपको, शत शत नमन आपको। हाँ, बाद में पुलकित वर्मा, पुलकित वर्मा जी ने डाला है, थैंक यू सर, योर सेशन हैज बीन मोस्ट एनलाइटिंग, लिसनिंग टू यू इज ऑलवेज अ डिलाइट एंड इंस्पायरल, वो नीचे कुछ दिखना ही नहीं मुझे, हाँ, इंस्पायरेशनल है। तो ये, तो एक्चुअली मैं आपको इंस्पायर करने के लिए इंस्पायरिंग बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, मैं अभी पॉजिटिवली बात करता हूँ तो मुझे खुद को बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और आप जब पॉजिटिवली सुनते हैं ना, तो मुझे आपकी एनर्जी भी मिलती है। इसलिए जब पॉजिटिव हम रहते हैं ना, तो पूरे एटमॉस्फेयर की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और हम अच्छा और काम करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा मानना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बहुत देर हो गया, मैं 1 घंटे में खत्म करने वाला था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटा कब हुआ
पता ही नहीं चला. So here I am now stopping, and I'm wishing you all the best for your जन्माष्टमी. और 15 अगस्त जो है आज है, तो आज की शाम जो है मेरे कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन जाइए, मैं भी अभी मेरे धर्मपत्नी के साथ बाहर घूमने के लिए जाने वाला हूँ. लेकिन कर्म करने के बाद जब बाहर जाते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, वो हैप्पीनेस मैं लेने वाला हूँ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद. वंदे मातरम.